हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिव जी फिर आपके लिए एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। किसके लिए? ग्राम विकास के लिए। ग्राम विकास और उससे संबंधित योजनाओं को लेकर के मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके लेखपाल, पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीडीओ, सुपर टेट आज सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और उम्मीद है कि आप इसमें से 25 में से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर जो इसमें से 25 में 25 क्वेश्चन कर देगा उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग का लाइव आने का प्रयास करेंगे, तब आपको सीधे हम लोगों से बात होगी। तो कल हम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तो अभी आइए तब तक शुरू करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बजट 21-22 में आया था उसके लिए इस योजना के तहत कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, ये आप लोग इस बात से परिचित हैं। तो उसके लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए? 100 करोड़ रुपीज। कितने 100 करोड़ रुपीज प्रस्तावित किए गए हैं। किस योजना के लिए? सक्षम सुपोषण योजना। अब क्वेश्चन आता है, ये योजना किससे संबंधित है? योजना किससे संबंधित है? तो जो सक्षम सुपोषण योजना है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, क्या है? बच्चे, ठीक है, महिलाएं, बच्चे और कौन? महिलाएं, और महिलाओं के साथ साथ कौन? जो वो किशोरियां, कौन सी किशोरियां? वे किशोरियां जो स्कूल नहीं जाती हैं, ठीक है, कहाँ? स्कूल नहीं जाती है। सरकार इनके लिए ये रुपए लॉन्च की है। इससे क्या है कि जो कुपोषण के बच्चे हैं और जो आंगनबाड़ी इत्यादि केंद्रों में आते हैं उनको पोषण की व्यवस्था की जाती है जो 5 वर्ष से कम है, और इसके बाद जो महिलाएं हैं उनको, और वो लड़कियां, ठीक है, वो किशोरियां जो विद्यालय यानी कि कॉलेज नहीं जाती हैं और वो कुपोषण का शिकार है, उनमें कई तरह की सुविधाएं इनको प्रोवाइड की जाती हैं, खाने पीने की भी और मेडिसिन की भी। तो ये योजना आपके समझ में आ गई होगी कि ये मेडिसिन से रिलेटेड है, बच्चों, महिलाओं और किशोरियों से रिलेटेड है। इस योजना के तहत उनको सुपोषण से संबंधित चीजें दी जाती हैं और खाने पीने की, साथ में मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे किसी के रक्त अल्पता है तो उसको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। उसे क्या दी जाती हैं? आयरन की गोलियां दी जाती हैं। इस तरह से ये योजना जो है हमारी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही कारगर योजना है और इसलिए इस पे पूछे जाने के पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह क्या? उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाती है। ये योजना देखने के लिए तो बहुत बड़ी योजना है और सरकार जिस उद्देश्य से लाई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। वैसे इसमें प्रशिक्षण दे करके, इसमें क्या है? युवाओं को प्रशिक्षण दे करके ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था है। क्या है? प्रशिक्षण देकर के क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था है। प्रशिक्षण के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था है और इसमें क्या? एमएसएमई, कौन? एमएसएमई के थ्रू ये प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए और इसके लिए कितने? 2500 रुपए, कितने? 2500 रुपए प्रति माह की दर से प्रदान किए जाते हैं प्रशिक्षण के साथ साथ, ठीक है। तो इसके लिए कितने? 2500 रुपए। कितने रुपए? 2500 रुपए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किससे संबंधित है? बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है, ये पहले जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये क्या है? जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है, पहले ये योजना केवल भीमराव अंबेडकर रोजगार योजना के नाम से जानी जाती थी। इस नई सरकार ने इसमें यह शब्द जोड़ दिया है, प्रोत्साहन योजना, और ये शब्द जोड़ने के साथ साथ
पूछा है कि ये किस धर्म या वर्ग के लोगों के लिए है, तो सबसे पहले क्या है, ये सभी जातियों के लिए है, वर्गों के लिए है और सभी धर्म के लोगों के लिए है। किसके लिए? सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए और सभी धर्म के लोगों के लिए। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर के नाम पे ऐसी योजना है जिसपे सभी वर्ग को कवर किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते रहिए इसको। आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्मदिन पर प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आप जानते हैं कि हमारे जो कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर, इनका जन्मदिन कौन सा है? 25 दिसंबर। इनका जन्मदिन कब होता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को इन्हीं के जन्मदिन पे कौन सी योजना लॉन्च की गई है? प्रकाश है तो विकास है। क्या है? प्रकाश है तो विकास है। ये योजना लॉन्च की गई है, ठीक। और इसके तहत क्या है कि सब जगह पे लाइट की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा जनजाति जो हमारा क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो हमारा झारखंड के आसपास का एरिया है वहां पे, और मध्य प्रदेश के एरिया के आसपास जो मिलता है, छत्तीसगढ़ जहाँ पे, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा? सोनभद्र। और इसी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? एसटी पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? एसटी पाए जाते हैं। और एसटी से संबंधित अधिकतर योजनाएं, अधिकतर जातियां और अधिकतर प्रकार की चीजें जो भी मिलती हैं वो कहाँ मिलेंगी? बिना निसंकोच के आप उसे क्या कर दीजिए? सोनभद्र लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सोनभद्र लगा दीजिए। बागपत और जो जालौन है, क्या है? जो बागपत और जालौन है, यहाँ पे क्या है? एसटी पाए ही नहीं जाते हैं। यहाँ पे क्या है? एसटी नहीं पाए जाते हैं। एसटी क्या है? नहीं पाए जाते हैं। एसटी नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति या जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप जान रहे हैं कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। जबकि अगर एससी के बारे में पूछता है तो आप लोग जानते हैं वो कौन सा जिला है? वो जिला है हमारा सीतापुर। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। एसटी वाला कौन सा है? सोनभद्र। कहाँ नहीं पाए जाते? जालौन और बागपत में एसटी नहीं पाए जाते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कौन सा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करेंगे तो आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में औसत से, मतलब 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कम है कंपेरिजन टू अदर स्टेट। यानी कि औसत जो हमारा 9 कितना है? 43। ये हमारा क्या राष्ट्रीय औसत है? किसका? लिंगानुपात का। किसका? लिंगानुपात का ये राष्ट्रीय औसत है। और इससे हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का औसत है वो कम है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ औसत से ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं। तो उनमें से सबसे एक पे कौन है? जौनपुर। और जौनपुर में आप जानते हैं कितनी पाए जाते हैं? 1024। कितना? 1024। और इसके बाद हमारा कौन सा है? आजमगढ़ है और देवरिया है। क्या है? आजमगढ़ है और देवरिया है। तो जो आजमगढ़ में कितना है? आजमगढ़ में 19 है और देवरिया में कितना है? 1017 है। और गौतम बुद्ध की नगर की बात करें तो ये कितना है? 851। कितना है? 851। यानी कि जो मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल और जो फीमेल का रेशियो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं? कितनी महिलाएं?
1024। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा हमारी है जौनपुर में। और जौनपुर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? आजमगढ़ का। और तीसरा नंबर किसका आता है? देवरिया का। तो ये फर्स्ट में हो गया, ये सेकंड में हो गया, ये थर्ड में हो गया। अगर क्रम भी आपसे पूछा जाए तो आप इसमें आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर का औसत हमारा क्या है? सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? सेक्स रेशियो कहाँ का है सबसे कम? सबसे कम है हमारा किसका? किसका है? हमारा गौतम बुद्ध नगर का। किसका है? गौतम बुद्ध नगर का। किसका? जीबी नगर का। सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका है? जीबी नगर। जानते हैं हरियाणा का औसत बहुत कम है, और ये हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है, और राजस्थान के ऐसी जगह पे पड़ता है, दिल्ली से जुड़ा हुआ, जहां का सेक्स रेशियो कम है, इसलिए उसका प्रभाव यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एक है हमारा कैलाश मेला, क्या है कि एक पहला हमारा क्या है? कैलाश मेला है, दूसरा सोरो मेला है, तीसरा नौचंडी मेला है, और चौथा कलिंजर मेला है। तो ये भी हमारे किससे? ग्रामीण से संबंधित होता है या कल्चर से संबंधित है। तो अगर इसमें आप देखा जाएगा कि कौन कौन सा मेला पूछ रहा कि कहाँ लगता है, तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे किसकी? कैलाश मेला की, तो कैलाश मेला हमारा कहाँ लगता है? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। दूसरा हमारा कलिंजर मेला की अगर बात करें, ये भी आप जानते हैं कहाँ लगता है? बांदा। बांदा की एक जगह है कलिंजर, ठीक है, जो एमपी के बॉर्डर से लगती हुई है, चित्रकूट के पास में। वहां पे कलिंजर नाम का एक किला है, ठीक है, और उसी किले में एक मेला लगता है प्रतिवर्ष, जो स्थान कहाँ पड़ता है? बांदा में। कहाँ पड़ता है? बांदा में। तीसरा हमारा नौचंडी मेला, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ है? मेरठ में। और चौथा हमारा सोरो मेला कहाँ लगता है? एटा में। तो ये कुछ प्रचलित और प्रसिद्ध मेले हैं, और जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस आधार पे अगर मिलाया जाए तो पहले का चौथा इसी में है, और बी का कौन सा होना चाहिए? पहले का अगर चौथा हो गया तो बी का होना चाहिए तीसरा, और बी का तीसरा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप यहाँ से आंसर मैच करा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आंसर मैच करा लीजिए। टाइपिंग वाले के मिस्टेक है, तो आप इसे ध्यान मत दीजिए, आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप मिला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है? राजकृषि। जो नेक्स्ट है हमारा राजकृषि प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजकृषि प्रबंध संस्थान जो है, जो राजकृषि प्रबंध संस्थान है वो हमारा कहाँ है? लखनऊ में है। राजकृषि प्रबंध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन कहाँ की गई थी वो छोड़िए, अब क्या पूछा है? कब की गई थी। अगर हम कब की गई थी की बात करते हैं तो कब किया गया था? 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। तो ये एकदम रट डालिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है अभी तक नहीं पूछा गया, और ग्रामीण विकास से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप नोट्स बना करके लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकर की स्थापना कब की गई थी? उपकर की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए उपकर की स्थापना कब की गई थी? तो जो उपकर लगाने की स्थापना है वो कब की गई थी? उपकर लगाने की स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला लिखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आप सभी जानते हैं कि ये कब हुआ था, 1972 में। और इसी के तहत 1973 में क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, है ना। तो आप ये जानते हैं कि 1972 के बाद 73 में प्रोजेक्ट टाइगर इसी अधिनियम, संरक्षण अधिनियम के थ्रू लाया गया था। दूसरा वन संरक्षण अधिनियम है। दूसरा क्या है, वन संरक्षण अधिनियम है। तीसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। और चौथा हमारा क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है। तो वन संरक्षण नियम कब आया था, 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में। और पर्यावरण शोध आप अच्छी तरह से परिचित है, छाता विधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, छाता विधान के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। और ये कब आया था, 1986 में आया था। और जैव अधिनियम कब आया था, वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में आया था, जैव विविधता से संबंधित अधिनियम। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस, आईएएस, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, आरओ, एआरओ, वीडियो, सभी में पूछा जाता है। तो आप इसको तो एकदम रटी लीजिए कौन किस सन में आता। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, फिर भी मेरा काम था जो मैंने बता दिया। इसी में और सारे हैं, जल संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, और हाथी संरक्षण प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इनके सबके ऑप्शन सेम सेम मिल रहे हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अभिलेखों के अधिकार या जमाबंदी तैयार किए जाते हैं। ये जो अभिलेख तैयार किए जाते हैं, ये जो अभिलेख तैयार किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पे या किसी भी स्तर पे, इन अभिलेखों की हमेशा कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं, इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। कितनी, 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं, 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं। उसी आधार पे जमाबंदी की जाती है, जो मेन कॉपी होती है। इसके अलावा जो भी हो, लेकिन 2 प्रतियां किसी भी अभिलेखों की तैयार किया जाना आवश्यक है, ठीक। जो एक जहां पे आवश्यक है वहां जमा की जाती है, और एक जो हमारा लॉकर होते हैं वहां पे जमा की जाती है, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ये कि चकबंदी लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। चकबंदी लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये किसके अधीन होते हैं, ये चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं, चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। किसके अधीन, चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, नहीं। राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं, जिला अधिकारी के। किसके, जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, ठीक है, या जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिला कलेक्टर के अधीन होते हैं, ठीक। तो दोनों को आप देख लीजिए, ये वाला इसमें और ये वाला उसमें लिख दिया गया है, इसलिए ये दोनों कथन क्या है, सही नहीं है। ये दोनों कथन क्या, सही नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं, ये क्या है, दोनों कथन हमारे सही नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। आप जानते हैं लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेखपाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जा करके वहां पे सर्वे करना, या वहां की चीजों को सर्वे के साथ साथ क्या करना, नापना। ये सब किसका काम होता है, लेखपाल को, जो खेत वगैरह रकबा वगैरह नापता है, उसके लिए जो जरीब यूज की जाती है, क्या यूज करता है वो, जरीब यूज करता है। और ये जरीब के द्वारा मापन करके किसी भी खेत का क्या निकालता है, एरिया निकालता है। किसी भी खेत का क्या निकालता है, एरिया निकालता है, ठीक है, वर्ग मीटर में। किसमें, वर्ग मीटर में। इसकी रिलेटेड जो यूनिट है वो आपको बता देंगे। जो एक जरीब होती है उसके बीच में कितने छल्ले लगे होते हैं, 3 छल्ले लगे होते हैं। एक पतले
राड से ये 3 छल्लों के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको आपस में क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। अगर पूछे कितने छल्ले लगे होते हैं तो आप बता दीजिए 3 छल्ले लगे होते हैं इनके बीच में। कितने लगे होते हैं? 3 छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। राजस्व न्यायालयों पे बाध्यकारी हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो राजस्व परिषद होता है, जैसे उच्च न्यायालय का निर्णय सारे किस पे क्या कहते हैं कि सारे न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है, जितने उसके निचले न्यायालय, हाई कोर्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट जो भी होते हैं, उन सब पे क्या करता है, उन पे सब पे उसके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। इसी प्रकार राजस्व परिषद के निर्णय किस में बाध्यकारी होते हैं, या राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं? राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये जो निर्णय होते हैं बाध्यकारी होते हैं, ये तो सही है। लेकिन दूसरा क्या कथन कहता है, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। अब बताइए, काम ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो नियुक्ति भी तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट गवर्नमेंट आएगी। क्या आएगी? स्टेट गवर्नमेंट आएगी। ठीक, केंद्र का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कृषि या भूलेख का जो कार्य है वो किसके अंडर में आता है, राज्य सरकार के। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? पहला। क्यों? क्योंकि ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जब दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो पहला फिर केवल सही हो गया, और ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए। जब ऑप्शन ए सही हो गया तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी? भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी? अब भूधारण की जो पद्धतियां होती हैं, इनके बारे में शायद आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे? हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि भूधारण की पद्धतियां कितनी हैं। लेकिन वर्तमान में जो भूधारण की पद्धति है, वर्तमान में जो भूधारण की पद्धति है वो कितनी है? एक है। भूधारण की पद्धतियां कितनी हैं? एक है। इसके पहले आपने सुना होगा जमींदारी। क्या सुना होगा? जमींदारी। और क्या सुना होगा? महलवाड़ी। क्या सुना होगा? महलवाड़ी। ये पुरानी पद्धतियां नहीं थी, जमींदारी, महलवाड़ी। तो इस तरह की जो पद्धतियां थी पहले चला करती थी, तो अब उनमें सब हटा करके सिर्फ भूधारण की एक पद्धति रखा गया है कि वो भूमि स्वयं की होगी और टैक्स सिर्फ क्या किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। यानी जगह जगह पे टैक्स नहीं दिया जाएगा, और ये फिक्स कर दिया गया है। पहले ऐसे नहीं होता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बड़ा किसान, मध्यम किसान, लघु किसान या सीमांत किसान। तो आप जानते हैं कि ये जो किसानों के जोत के आकार पे इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जोत के आधार पे। किसके? जोत के आधार पर। अगर जोत पे आधार बात करें तो पहला क्या होता है? पहला होता है सीमांत किसान। पहला कौन सा होता है? सीमांत होता है। और सीमांत के बाद क्या होता है हमारा? सीमांत के बाद हमारा होता है लघु। क्या होता है? लघु। फिर क्या होता है? अति मध्यम। क्या होता है? अति मध्यम। मध्यम के बाद फिर क्या होता है? मध्यम होता है अति मध्यम के बाद। और फिर इसके बाद कौन सा होता है हमारा? बड़ा किसान होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है? बड़ा किसान होता है। तो ये किसान को कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। जो किसानों को कैटेगराइज किया गया है, इसमें अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर, कितने? 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से क्या है? कम भूमि है, तो उस किसान को क्या कहेंगे? सीमांत किसान। उस किसान को क्या कहेंगे? सीमांत किसान। लेकिन अगर किसी किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, क्या है? 2 हेक्टेयर भूमि है, तो ऐसा किसान को क्या कहेंगे? 1 से 2 हेक्टेयर की अगर भूमि है तो ऐसे किसान को क्या कहेंगे? लघु किसान कहेंगे। ऐसे किसान को क्या कहेंगे? लघु किसान कहेंगे। और तीसरा हमारा क्या होता है कि जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर है। कितना है? 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है, उसे क्या कहेंगे?
अति लघु किसान कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अति लघु किसान कहेंगे। और तीसरा जिसके पास 4 से क्या हो 10 हेक्टेयर हो उसे मध्यम, और जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक हो, क्या हो 10 हेक्टेयर से क्या हो अधिक हो। अगर 10 हेक्टेयर से अधिक है तो ऐसे किसान को क्या कहते हैं? बड़ा किसान कहते हैं। ऐसे किसान को क्या कहते हैं? बड़ा कृषक कहते हैं। वैसे हमारे देश की समस्या क्या है कि जो जोत के आकार हैं, क्या है, जो जोत के आकार हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। कैसे घटते जा रहे हैं? पहले जो हमारे यहाँ जोत के आकार हुआ करते थे, औसत आकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? औसत आकार की बात कर रहे हैं। औसत आकार की अगर बात करें तो जो पहले औसत आकार हुआ करते थे उसमें क्या हुआ है? उस औसत आकार में कमी हो गई है। पहले कितना होता था? 1.15। कितना? 151 हेक्टेयर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भारत की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? भारत के औसत आकार के जोत कितने हैं? 1.15। जो ये घट करके अब कितना हो गया 2015-16 में? ये 1.09 रह गया है। कितना रह गया है? 1.09 हेक्टेयर रह गया है। सोचिए कि इसमें लगातार गिरावट हो रही है। इसमें क्या हो रही है? लगातार गिरावट हो रही है। और जो सीमांत की बात करें तो सीमांत का पहले जो आकार हुआ करता था वो 0.39 हेक्टेयर पहले होता था औसत। अब ये औसत घट करके कितना हो गया है? 38 हेक्टेयर हो गया है। कितना हो गया है? 38 हेक्टेयर हो गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए। दुनिया के हर एग्जाम में जो भी यहाँ पे जीएस पूछा जाता है वहाँ आता है। केवल ग्रामीण विकास की बात नहीं, सब जगह पूछा जाता है। एक और यूपी का औसत जोत आकार पूछे, अगर यूपी का औसत जोत आकार पूछता है तो यूपी का जो औसत जोत आकार है वो 0.73 है। कितना? 0.73 हेक्टेयर है। यूपी का कितना है? 0.73 हेक्टेयर है। तो ये जो फैक्ट है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे फिर आप इसे दोबारा पलट करके देख लीजिए, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रोक करके इसे लिख लीजिए, बहुत आगे काम आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, और सर्वाधिक दूध देने क्या, अगर हम सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की बात करते हैं तो ये गाय कौन सी हमारी? साहिवाल गाय है। कहते हैं बहुत दूध देती है, देख करके ही लगता है कि इसकी दूध देने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, अगर पूछता है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, तो भारत की अगर पूछे तो गिरी गाय है जो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। और विश्व में अगर पूछे सर्वाधिक दूध देने वाली गाय तो कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी? होल्स्टीन फ्रीजियन। हमारे पास जगह नहीं थी तो सभी का फिगर हम नहीं दिखा सके, लेकिन आप इस गाय को देख लीजिए, ये साहिवाल गाय है। कौन सी है? साहिवाल गाय। आप देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी दूध देने की क्षमता 15 से 20 लीटर एक टाइम में है। कितनी है? 15 से 20 लीटर से भी अधिक गाय दूध देती है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है ये। और इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। कहते हैं कि पढ़ने सुनने के साथ साथ अगर हम इमेज देख लेते हैं तो हमारा दिमाग तीनों स्तर से उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो गलत नहीं होता। तो आपके पास सामने ये इमेज आएगी जब भी साहिवाल पूछा जाएगा, ये इमेज जरूर आएगी और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप जरूर करें। अगर दूध की रानी की बात करते हैं तो ये एक बकरी है। क्या है? कौन सी बकरी? सानेन बकरी। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन ग्रामीण विकास की अपनी जो मेन क्लास है उसमें करेंगे। और हमारे ग्रामीण विकास की मेन क्लास फिर से शुरू होने वाली है। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, चौथा लेक्चर फिर से आने वाला है। इसलिए चैनल पे फिर से आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। और हमारी उम्मीद है कि कल हम 7 बजे आपसे लाइव मिलेंगे, और जब हम लाइव मिलेंगे तो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर भी आपको तुरंत का तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो इस आधार पे आप ऑप्शन को मैच कर लीजिए। ए का कौन सा? तीसरा। ए का कौन सा? तीसरा।
सॉरी ए का चौथा, ए का कौन सा चौथा, और इसके बाद बी का कौन सा है, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, और सी का पहला और डी का दूसरा। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो गया, ये आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है, देख लीजिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से संबंधित है, ठीक है। और पूछ रहा कि ये कब अस्तित्व में आया, तो पहले आप जान लीजिए नाबार्ड कब अस्तित्व में आया, 1982 में आया। कब अस्तित्व में आया, 1982 में आया। नाबार्ड जो है इस बैंक का जैसा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, वैसे ही ये ऐसा बैंक है जो कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रोवाइड कराता है। वास्तव में ये जो बैंक है ये जो ऋण प्रोवाइड कराता है ये स्वयं नहीं देता, बल्कि करता क्या है, ये जो कमर्शियल बैंक हमारे होते हैं, क्या होते हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं, जैसे हमारा SBI है, ठीक है, क्या है, SBI है, PNB है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है हमारे, ठीक, क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इन सब बैंकों से एक क्या बनाता है, या कोऑपरेटिव बैंक है, या हमारे क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है। इन सब से क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक बैंक को लीड बैंक बनाता है। क्या बनाता है, लीड बैंक बनाता है, और वो लीड बैंक पूरे कृषि से संबंधित ऋण को पूरे प्रदेश, पूरे जिले के ऋण को देखता है, और उस जिले के किसानों की जो भी मांग होती है वो नाबार्ड के द्वारा, इन बैंकों के द्वारा पैसा लिया जाता है। सैंक्शन कौन करवाता है, नाबार्ड करवाता है, और ये बहुत कम ब्याज दर पे दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि जितनी भी किसानों की आवश्यकताएं होती हैं इसके थ्रू पूरी की जाती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कब आया था, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हमारे सिकंदर लोधी। कौन है, सिकंदर लोधी, ठीक है। जो सिकंदर लोधी हैं इनके द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी किसकी, आगरा शहर की। अब आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी, ये आप बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी। तो आगरा शहर की स्थापना के बारे में आप लोग बताएंगे कि बाबर ने हमारे यहाँ कब आक्रमण किया था। जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उससे पहले सिकंदर ने इसकी स्थापना कर दी थी। तो मुझे लगता है 1504 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1504 में आगरा की स्थापना हुई थी। और एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है, जौनपुर की स्थापना कब हुई थी, किसकी, जौनपुर की स्थापना कब हुई थी। तो जौनपुर की स्थापना कब हुई थी या किसने किया था, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। किसकी याद में बनाया था, जौना खां की याद में। किसकी, जौना खां की याद में, ठीक है। और जौना खां कौन था, इसका चचेरा भाई था। उसी के याद में कौन सा शहर बसाया था, जौनपुर। तो एक क्वेश्चन पूछता, आगरा शहर किसने बसाया, तो आगरा शहर किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने। जौनपुर शहर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सिकंदर, और फिरोज शाह तुगलक जौनपुर। तो आप दोनों क्वेश्चन से परिचित हो गए। बाकी आप इतिहास के जानकार हैं, इतिहास तो पढ़ ही लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह है चंद्रशेखर आजाद कृषि और विश्वविद्यालय। आपको साफ साफ दिखा रहा, सॉरी साफ साफ आपको दिखाई दे रहा कि ये कहाँ है, ये हमारा है कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में। बिल्कुल हरा भरा मैदान, चारों तरफ फैले हुए इसके क्या है, खेत हैं, जहाँ पे ये विभिन्न प्रकार के रिसर्च करता है और अच्छी से अच्छी शिक्षा भी प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं कि ये कृषि से
ये प्रौद्योगिकी से संबंधित भी शिक्षा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये अच्छा विश्वविद्यालय है और मौसम की भी जानकारी देता है। तो ये कहाँ है हमारा, कानपुर में है, और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 1 बीघा के बराबर कितने वर्ग गज होते हैं। 1 बीघा के बराबर कितने वर्ग गज होते हैं। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, इस पे मैं बताना तो चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बताना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन, लेकिन एक ये बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से, ठीक है, मैं ज़्यादा इस पे आज बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसकी मेरी क्लास होगी, या तो कल होगी या परसों, आप लोग उस क्लास को जरूर देखिए। उसमें ये सारी यूनिट आपको देखने को मिलेगी, जैसे एक लट्ठा में कितना, सारी यूनिट आपको देखने की मिलेगी। एक लट्ठा में कितने इंच होते हैं, ठीक, सारी यूनिट आपको देखने की मिलेगी कि एक लट्ठा में कितने इंच होते हैं, कितने फीट होते हैं, और कितने फीट कितने इंच होते हैं। एक उनवासी में कितने कंचवासी होते हैं, एक कंचवासी में कितने विश्वांसी होते हैं। इसे एक वर्ग लट्ठा कहा जाता है। 20 विश्वांसी या 20 वर्ग लट्ठा बराबर 1 विश्वा होता है, या 13 से 31 वर्ग फीट बराबर, या 20 विश्वा बराबर 1 बीघा होता है। क्या होता है, 20 विश्वा बराबर 1 बीघा। और 1 बीघा जो होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 3025। कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। इसी तरह आप जानते हैं गजे इलाही किसने चलाया था, किसने चलाया था गजे इलाही, सिकंदर ने ही चलाया था। और ये कितने इंच का होता था, 33 इंच का होता था। ठीक है, 66 गज इलाही जो था ये 55 गज का होता था। ठीक, इसी तरह 1 बीघा आप जानते हैं कितने के बराबर होता है, 60 × 60 वर्ग गज के बराबर होता है इलाही वाले में। और 1 बीघा 55 और 55 का गुणा कर दे तो 1 वर्ग गज के बराबर आ जाता है। 1 बीघा में अगर 55 वर्ग लंबाई और 55 चौड़ाई नाप ली जाए तो वो 1 बीघा के बराबर हो जाती है। इसी तरह आप देखे होंगे दर्जी एक अपना खुद का मीटर बनाए रहते हैं, उसमें 4 अंगुल बराबर 1 गिरा होता है, 16 गिरा बराबर 1 गज होता है, और 3 गिरा बराबर 1 गट्ठा होता है, और 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब होती है, यानी कि 1 जरीब में कितने गट्ठा, 2 गट्ठा। और 29 जरीब बराबर 1 मील होता है, 3 हाथ बराबर 1 कमर होता है, और 10 कमर बराबर 1 जरीब। और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, इतने एकड़ होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, इतने। और बीघे कितने होते हैं 1 हेक्टेयर में, 3.95 बीघा होता है। यार्ड कितने होते हैं, इतने यार्ड होते हैं। और स्क्वायर मीटर कितने होते हैं 1 गज में, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, या वीडियो रोक करके इसे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए आप इसे नोट जरूर कर लें। ठीक है, इसे क्या कर लें, नोट जरूर कर लें। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था कौन सा, कि 1 बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं, आपने देख लिया कि 1 बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं। 1 बीघे में 3025 वर्ग गज होते हैं। कितने होते हैं, 3025 वर्ग गज होते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निमित्त एवं कृषि संबंधी जोतों को चकबंदी के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि कब इसे लागू किया गया था। तो जानते हैं कि शुरुआत में जो था हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी प्रथा के तहत लोगों की कहीं ज़मीन यहाँ कहीं उस जगह पूरा बिखरी हुई थी, और उस बिखरी हुई ज़मीन को या किसानों की अलग अलग ज़मीन जो पड़ी थी उसको एक जगह इकट्ठा करके ला करके, और उसे जिस वो सिंचाई के साधन या अन्य साधन व्यवस्थित करें, या हर खेत में जाने के लिए रास्ता हो, रोड हो, चक्रोट हो, इसके लिए क्या किया गया, चकबंदी व्यवस्था लाई गई। इसके लिए क्या किया गया, चकबंदी व्यवस्था लाई गई। और जो चकबंदी व्यवस्था लाई गई उत्तर प्रदेश में, वो जैसे ही हमारा क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, उसके तुरंत बाद चकबंदी व्यवस्था आई थी। ये बात याद रखिएगा। आज़ादी के मतलब जो संविधान लागू होने से न पहले नहीं आई थी, संविधान लागू होने के कब आई थी, बाद में आई थी। ये बात याद रखिएगा। तो आपने जानते हैं कि 1951 में हमारे पास क्या आया था। 1951 में पहली हमारी क्या आई थी, प्लानिंग कमीशन आया था।
और प्लानिंग कमीशन के अप्रूवल के लिए 1952 में हमारे पास क्या आया था, क्या आया था, राज्य जो परिषद का गठन किया गया था, जिसमें राज्य परिषद का गठन किया गया था, जो प्लानिंग कमीशन का क्या देता था, अप्रूवल देता था। और जान लेना कि जो अप्रूवल देने वाली संस्था थी उसके गठन के ठीक बाद में 1953 में क्या किया गया, यही हमारा उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 लाया गया। इस तरह से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग में जोर देना नहीं पड़ेगा, अन्यथा तो रट भी सकते हैं, नोट करके रटिए सुबह शाम। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये धाराओं के अंदर की बात पूछने लगा, तो जो हमारी धारा 23 है वो जो धारा 1901 का अधिनियम है, कौन सा, भू राजस्व अधिनियम 1901। जो भू राजस्व अधिनियम 1901 है, इसकी धारा जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए एग्जाम देने रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की, तो ये धारा किससे संबंधित होगी, लेखपाल की। तो धारा 30 किससे संबंधित है, लेखपाल से संबंधित है। धारा 23 किससे संबंधित है, लेखपाल से संबंधित है। तो इसे भी रख लीजिए, क्योंकि ये 1901 में आया था अधिनियम, और इसमें धारा क्या लाई गई थी, 23 जो है वो लेखपाल से संबंधित रखी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी, और ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसलिए कि ये वाजपेयी जी के जमाने में, कब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में आई थी। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 99 से लेकर 2004 तक था। तो आसानी से ये सारे ऑप्शन हटा देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या आई थी, ग्राम सड़क योजना। और इसका उद्देश्य था कि 12मासी जो सड़कें होती हैं, क्या होती हैं, 12मासी जो सड़कें होती हैं, उनसे सभी ग्रामों को जोड़ना, सभी ग्रामों को क्या करना, जोड़ना, इसका उद्देश्य था। और ये योजना आप भी चल रही है। जिस ग्राम में अभी भी सड़क नहीं है वहाँ PM ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, योजनाओं को अच्छे से अमल में नहीं लाती, अधिकारी सही से अमल में नहीं लाते। इसीलिए अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी सड़कें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि ये जो योजना ग्राम सड़क प्रधानमंत्री योजना लाई गई थी, इसके तहत ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाए जो कम से कम 5 साल ना टूटे और बड़े मार्ग से ग्रामों को जोड़ें, जिससे उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का साधन अच्छा उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन। और इन्हीं 25 क्वेश्चन, जो ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन थे, ऐसे ही अगले सेशन में फिर से हम 25 क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं, हम तो 50 क्वेश्चन करवाने के फेर में थे। और अभी आपका जो सिलेबस है वो हमने अपनी क्लास में पूरा कवर नहीं कराया, 3 ही लेक्चर हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि अगले जो लेक्चर होंगे उनको सभी को आप अच्छे से देखेंगे। ग्रामीण विकास का नेक्स्ट लेक्चर आपको कल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सभी एग्जामों के लिए अच्छा होगा अपने दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल से जुड़िए। कल हम आपको मिलेंगे 7 बजे लाइव, आपके क्वेश्चनों का सीधा जवाब देंगे। जय हिंद।